नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा जगत अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दिव्या शर्मा आप सभी के सामने व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और नींव मजबूत होने का मतलब है कि जब हम व्याकरण के किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्याकरण होती क्या है, व्याकरण किसे कहा जाता है ना। तो पहले हम क्या जानेंगे, पहले हम जानेंगे कि व्याकरण कहा किसे जाता है। और मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगी। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें प्यारे विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। तो देखो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। और टॉपिक तो क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण किसे कहा जाता है। तो देखो आज हम जान लेते हैं व्याकरण के बारे में। और देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पहली क्लास लेने आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल शायरी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखो, अगर मेहनत करते करते रातें छोटी लगने लग जाए तो समझ जाना कि जीत की अगली बारी तुम्हारी है, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और देखो सबसे पहले हमें जानना है कि व्याकरण। तो देखो व्याकरण, अब सबसे पहले जो व्याकरण होती है तो व्याकरण में आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है कि अपनी जो सामान्य हिंदी है, क्या सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जो अपनी है, तो सामान्य हिंदी के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? सामान्य हिंदी के दो भाग होते हैं। और दो भाग कौन से होते हैं? देखो इसमें जो दो भाग होते हैं तो पहला भाग जो अपना होता है वो होता है साहित्य का। किसका? साहित्य का। और जो दूसरा भाग होता है वो अपना होता है किसका? व्याकरण का। किसका? व्याकरण का। व्याकरण का। अब देखो आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि जो अपनी हिंदी है तो हिंदी में कितने जो टॉपिक्स होते हैं और सामान्य जो हिंदी होती है उसके कितने भाग होते हैं। तो बेटा दो भाग होते हैं। और जो कंपटीशन लेवल के लिए जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो किसका माना जाता है? वो माना जाता है हमारे व्याकरण का पाठ। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्याकरण के बारे में। अब देखो व्याकरण, व्याकरण जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखो व्याकरण जो है वो संस्कृत, देखो व्याकरण शब्द का विच्छेद, क्या जानना है, बताना है हमें। सबसे पहले हमें बात करनी है व्याकरण के विच्छेद के बारे में। तो देखो व्याकरण का विच्छेद कैसे होता है? वी धन आ धन कर्ण। अब देखो वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट। वी का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है। और आ क्या होता है? आ का मतलब होता है आंगल, ठीक है। और कर्ण का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना, ठीक है। तो व्याकरण का मतलब क्या हो गया? व्याकरण का मतलब हो गया भली भांति समझना। मतलब व्याकरण भाषा का वह नियम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, देखो हम जान लेते हैं। देखो अपनी व्याकरण है क्या, व्याकरण क्या है? तो देखो यह पुस्तक या कृति या रचना ग्रंथ है। मतलब ये एक पुस्तक या फिर कृति या फिर रचना ग्रंथ है। क्या होता है? जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, भाषा का शुद्ध लेखन, इसके साथ ही भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। कैसे? कि व्याकरण का मतलब होता है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है व्याकरण। क्योंकि व्याकरण में क्या होता है, आप सभी को एक बात बता दो मेरे प्यारे साथियों, व्याकरण में होता क्या है? व्याकरण का जो सबसे मोटिव होता है वो ये होता है कि व्याकरण हमें सिखाता ही क्या है कि जो शुद्ध रूप से बोला जाए, है ना। और शुद्ध रूप से हम कब लिखेंगे? जब हम शुद्ध रूप से बोलेंगे। तो सबसे पहले अपनी वाणी से हम जैसा बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो व्याकरण एक ऐसा पार्ट है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। अब देखो व्याकरण के अंग क्या है? व्याकरण के अंग। अब जो व्याकरण के अंग होते हैं वो अपने कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। या हम कह दें कि जो भाषा के अंग है, क्या? भाषा के अंग।
कितने होते हैं? भाषा के अंग या व्याकरण के अंग के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो व्याकरण के अंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। तो पहला अपना कौन सा है? पहला है अपना वर्ण विचार। अब देखो वर्ण विचार का मतलब होता क्या है ना? वर्ण विचार का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, वो होता है वर्ण। मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है ना, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो तो होता है क्या? वर्ण। उसके बाद देखो इसका जो दूसरा पार्ट है, तो दूसरा भेद है वो क्या है? शब्द विचार। अब देखो शब्द विचार में क्या होता है? शब्द विचार का मतलब होता है कि जो मतलब सार्थक अर्थ देता हो, है ना, जो मतलब क्या करता हूँ? जो सार्थक अर्थ बताता हो, मतलब जिससे अर्थ तो व्यक्त होता है लेकिन वो भी क्या है? मतलब हमें ये पता चल जाता है कि बात किसकी की जा रही है ना। शब्द अर्थ व्यक्त करता है, तो शब्द विचार मतलब जो कोई अर्थ व्यक्त करता है। कैसे? देखो वर्ण में क्या था? वर्ण में था जैसे मैंने लिख दिया ए। अब देखो ए जो है क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। और स्वर के हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसी प्रकार जितने भी अपने क्या है? स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 11। और जो ये 11 जो स्वर है वो किस में आते हैं? वो आते हैं वर्ण में। क्यों? क्योंकि स्वर जो होते हैं बेटा स्वतंत्र होते हैं, वो अपने पैरों पर स्वयं खड़े होते हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए या फिर कोई भी कार्य करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है ना। और स्वर वो होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जाता, इसलिए स्वरों की 11 संख्या होती है। और ये 11 संख्या किस में आती है? वर्ण में आती है। ठीक है। अब देखो उसके बाद शब्द। अब शब्द में क्या होता है? शब्द का मतलब है कि सार्थक अर्थ। अब सार्थक अर्थ कैसे? जैसे वर्ण में हमने ए लिया, ए के ना तो हम टुकड़े कर सकते हैं और ना ही ए का कोई अर्थ निकलता है। ठीक है। अब देखो वर्ण में हमने एक और ले ले, मैंने लिया क। जब मैंने इसमें क लिया तो क तो बेटा याद रखना, अगर ये पूरा क में लेती तो ये किस में होता? ये तो देखो आधा नीचे हलंत लगा रखा है, ये तो अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया वर्ण। वर्ण क्यों हो गया? कि क के नीचे बेटा क्या है? हलंत है। और क के नीचे हलंत लगने का मतलब है कि इसमें से हमने क्या कर लिया? इसमें से हमने स्वर को निकाल दिया। और जब हमने इसमें से स्वर को निकाला तो ये क्या रह गया? वर्ण रह गया। इसलिए हमने क के नीचे क्या लगाया? हलंत लगाया। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी क में क जो अपना हलंत है, इसी क में अगर ए मिला दिया जाए तो ये क्या बनेगा? पूरा क। और जब पूरा क बनता है ना बेटा, तो वो क्या होता है? वो होता है अपना अक्षर। क्या होता है? अक्षर। ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है कि वर्ण क्या होते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अक्षर क्या होता है? जो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके साथ ही अब देखो शब्द। अब शब्द क्या होता है? जो सार्थक अर्थ देता है। सार्थक अर्थ कैसे देता है तो वो हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने 3 अक्षर लिए क, म और ल। ठीक है। ये 3 मैंने अक्षर ले लिए। और इनको अक्षर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि इनके नीचे मैंने हलंत नहीं लगा रखा। अगर मैं इनके नीचे हलंत लगाती तो ये किस में आते? वर्ण में आते। लेकिन ये पूरे हैं, पूरा क, म और ल, है ना। तो ये किस में है? ये तीनों अभी क्या है? अक्षर। क्या है? अक्षर है। ये तीनों अक्षर है। लेकिन अब अगर इन तीनों अक्षरों को मैं मिला दूं, क्या करूं? इन तीनों अक्षरों को अगर मैं मिला दूं, और अगर इन तीनों अक्षरों को मैंने जब मिलाया तो शब्द जो बनेगा वो क्या है? कमल। क्या है? कमल। तो बेटा ये क्या हो गया अपना? ये अपना हो गया शब्द। क्या हो गया? ये अपना शब्द। अब ये शब्द क्यों हुआ? ये शब्द इसलिए हुआ क्योंकि बेटा इसमें हमें पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कमल की बात कर रहे हैं ना। मतलब सार्थक अर्थ हमें मिल रहा है कि जिस भी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमें स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है। तो ये होता है वर्ण और शब्द में अंतर। उसके बाद देखो वाक्य।
वाक्य विचार। अब देखो वाक्य विचार का मतलब होता है कि जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता हो। किसको? मतलब जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता हो, जो पूरा अर्थ बताता हो, जिससे हमें ये भी पता चले कि कहाँ की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, और पूरे पूरे अर्थ को बताए, वो होते हैं अपने वाक्य विचार। ठीक है, तो ऐसे वाक्य विचार, जैसे कि मैंने एक उदाहरण भी आपको बोल दूं, एक उदाहरण में लूं, मैंने एक उदाहरण लिया, राम आम खाता है। राम आम खाता है। ठीक है, ये वाक्य मैंने लिया कि राम आम खाता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये भी पता चल रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है। बात जो अपने हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में हो रही है। ठीक है, और राम खाता क्या है? राम आम खाता है। क्या खाता है? आम। और जो खाना है ये क्या है? इसमें क्रिया। क्या है? खाना, क्रिया। इसलिए बेटा जो पूरे अर्थ को व्यक्त करता है वो अपने होता है क्या? वाक्य। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो आगे क्या है, देखो ध्वनि। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? ध्वनि के बारे में, कि ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहा जाता है, और किस प्रकार हमें पता चलेगा ध्वनि के बारे में। तो आज तुम्हारी मैम इसके बारे में भी तुम्हें बहुत अच्छे से बताती है। देखो, सार्थक रूप से उच्चारित अ, आ, क, ख आदि ध्वनियां है किसी भी भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग ध्वनि है। अब देखो इसने पहले ये ध्यान में रखो कि इसने कहा क्या है। देखो स्टार्टिंग, सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण, मतलब जिस चीज से हमें कोई फल प्राप्त हो, जो अर्थ को साथ लेके चले, वो होता है सार्थक। और सार्थक रूप में उच्चारित, मतलब सार्थक रूप से उच्चारित होने वाले, और उच्चारित कौन कौन से होते हैं? ये स्वर ले लो अपने, चाहे व्यंजन ले लो, है ना। आदि ध्वनियां है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ये किस में आती है? ध्वनियों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बेटा बोलते तो है ना हम, है ना। तो ये किस में आते हैं? ये अपने आते हैं ध्वनियों में। इसलिए जितने भी सार्थक उच्चारित, और देखो ध्वनि होती क्या है? उच्चारित की जाती है। क्या की जाती है? ध्वनि उच्चारित की जाती है। और उच्चारित कैसे की जाती है? कि ध्वनि को हम कैसे व्यक्त करते हैं? को हम बोल के व्यक्त करते हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि उच्चारित ध्वनि मतलब बोलना। अब देखो, किसी भी भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग ध्वनि है। कैसे? इसमें एक चीज दिया गया है, मौखिक, किसकी? भाषा की। और क्या है? छोटा अंग, मतलब भाषा का जो सबसे छोटा अंग माना जाता है, भाषा का जो सबसे छोटा रूप माना जाता है, वो माना जाता है ध्वनि को। लेकिन ध्वनि को तो माना जाता है, लेकिन किसके आधार पे माना जाता है? मौखिकता के आधार पर ध्वनि को भाषा का सबसे छोटा रूप माना जाता है। तो ध्यान में रखना, ध्वनि मतलब जो उच्चारित करके, जो बोल के व्यक्त की जाती है, साथ में ही भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक जो ध्वनि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ध्वनि को माना जाता है भाषा का सबसे छोटा अंग। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम। अब देखो वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? तो देखो स्वर या स्वर सहित, स्वर या स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, वर्ण में क्या कहा गया है कि स्वर या स्वर रहित, स्वर रहित मतलब, वर्ण मतलब, स्वर रहित का मतलब होता है, स्वर रहित का मतलब होता है कि जब हम स्वर, कोई भी व्यंजन है अभी, है ना, और व्यंजन में से जब हम स्वर निकाल देते हैं बेटा, तो स्वर निकालने के बाद वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि स्वर या स्वर रहित। और स्वर या स्वर रहित कैसे? जैसे कि मैंने एक लिया ग, क्या लिया? ग। अब ये क्या है? ग। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब पूरा ग होगा तो वो क्या होगा? अक्षर होगा। ठीक है,
अब स्वर रहित की बात हुई है तो स्वर रहित कैसे, स्वर रहित ऐसे हो जाएगा बेटा जब हम इस ग को क्या करेंगे, आधा करेंगे। अभी तो ये क्या है, अक्षर है, लेकिन जब हम इसको आधा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ग के नीचे हलंत धन अ, क्या अ, ठीक है। तो अब ये जो है ना ग, ये है स्वर रहित, क्या है, स्वर रहित। और स्वर रहित क्यों है, क्योंकि हमने ग में से ए निकाल लिया और ग में से ए निकालने के बाद हमने ग के नीचे हलंत लगा दिया और ये हो गया क्या, स्वर रहित। मतलब स्वर रहित जितने भी वर्ण है, जितने भी स्वर रहित है वो सारे वर्णों में आते हैं, और जितने भी अपने स्वर है वो सारे किस में आते हैं, वो सारे अपने आते हैं वर्ण में। ठीक है, तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई मैंने देखा भी है कुछ टीचर्स ये बताते हैं कि क्या होता है कि ग को वर्ण में लेते हैं, किसमें, ग जो पूरा होता है उसको वर्ण में लेते हैं। लेकिन बेटा आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब पूरा वर्ण आएगा, जब पूरा ग आएगा तो वो वर्ण में कभी भी नहीं आएगा, वो अपने काउंट किया जाएगा अक्षर में। ठीक है ना, जब उसमें से हम स्वर निकालेंगे तब वो वर्ण में शामिल होगा। ठीक है, तो चाहे जितने भी अपने व्यंजन है अगर वो स्वर रहित होंगे तो वो तो अपने क्या होंगे, वर्ण होंगे, और अगर वो स्वर सहित होंगे तो वो अपने क्या होंगे, अक्षर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो अक्षर, अब हम आ जाते हैं अक्षर जिसके बारे में मैं तुम्हें बताए साथ के साथ बता रही थी। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं अक्षर के बारे में। अब देखो अक्षर में क्या होता है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की प्रचारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या है कि ऐसी क्या होता है कि ध्वनि होती है, ध्वनि को हम किस में परिवर्तित करते हैं, वर्ण में। वर्ण में जब हम क्या मिलाते हैं, स्वर मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, व्यंजन। ठीक है, और जब वो व्यंजन आता है, वो व्यंजन जिसमें होता है वो किस में आता है, अक्षर में। मतलब जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है, मतलब वो क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, और वो अर्थ को तो व्यक्त नहीं करते, लेकिन क्या होता है अक्षर में कि अक्षर वर्ण और वर्ण से क्या है, बड़ा है। क्यों है, क्योंकि वर्ण में से हम स्वर निकाल देते हैं लेकिन अक्षर में हम वो सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूनतम जो इकाई है वो क्या होते हैं, वो होते हैं अपने अक्षर। के बाद देखो अथवा, अथवा वह छोटी से छोटी इकाई, अक्षर, बेटा यहाँ पे अक्षर है ना, वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। अब देखो क्या कहा गया है इसमें कि वह छोटी से छोटी इकाई है ना, वायु के एक झटके से होता है। मतलब वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, वो किस में सम्मिलित किया जाता है, वो अपने सम्मिलित किया जाता है किसमें, अक्षर में। जैसे कि अगर मैं बोलूँ क ख ग घ, तो ये क्या है कि एक झटके के साथ है ना, वायु के साथ बाहर निकल रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, जितने भी अपने मान लो कैसे लेकर ज्ञ तक जो है, ये सारे क्या है, ये अक्षर में ही आते हैं। इसमें आते हैं अक्षर में। लेकिन जब अगर हम इनमें से स्वर निकाल दें, है ना, तो स्वर निकालने के बाद वो किस में आ जाएंगे, वो अपने आ जाएंगे वर्ण में। तो ये सारी बातें मेरे प्यारे साथियों आप सभी को ध्यान में रखना है, और मैं आप सभी को बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ, ताकि आप सभी को जब क्लास लो ना तो ऐसे लगे कि हाँ यार कुछ बाकी ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखो आगे आ जाते हैं हम, अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो एक बात और रह गई, देखो स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन को अक्षर कहलाता है। देखो बेटा एक सबसे बड़ी बात आप सभी को ध्यान में रखना है। पहले बात हो रही थी किसकी, पहले जब बात हो रही थी वर्ण की, तो वर्ण में क्या कहा गया था कि जो स्वर रहित हो, है ना, जो स्वर रहित हो, जिसमें स्वर ना हो, वो अपने वर्ण होते हैं। लेकिन अक्षर में क्या कहा गया है, अक्षर में कहा गया है स्वर एवं स्वर सहित। स्वर सहित का मतलब है कि जिसमें स्वर भी मिला हुआ हो, है ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अक्षर। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंट याद रखना। ध्वनि मतलब जो उच्चारण करके बोली जाती है, ठीक है, वर्ण मतलब
जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अक्षर मतलब जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसमें स्वर मिले हुए होते हैं, वो होते हैं अपने क्या, अक्षर। तो चलते हैं आगे। अब देखो आगे बात कर लेते हैं हम। अब देखो शब्द, अब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो क्या है, शब्द। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, शब्दों के बारे में, कि शब्दों में क्या होता है। देखो तो देखो वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। किसका व्यवस्थित समूह, वर्णों और अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अब देखो वर्णों और अक्षरों का व्यवस्थित क्रम शब्द कैसे कहलाते हैं, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, अगर ध्वनि नहीं होती है ना, अगर हम बोलते नहीं तो हम लिखते कैसे, सही है ना। और अगर हम लिख रहे हैं है ना, और अगर वर्ण नहीं होते तो अक्षर कहाँ से आते, अगर स्वर नहीं होते है ना तो अक्षर कहाँ से आते, क्योंकि वर्ण और स्वर है ना ये होना ज़रूरी है। और अगर अक्षर नहीं होते तो शब्द कहाँ से आते, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई होती है। और शब्द का मतलब ही क्या होता है कि जो वर्णों और अक्षरों से मिलकर बना हुआ होता है, जो सार्थक अर्थ को व्यक्त करता है, वही अपने क्या होते हैं, शब्द होते हैं। मतलब जिससे ये पता चल जाता है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। देखो एक या एक से अधिक वर्णों अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब इसलिए बता भी तो दिया ना कि भाई एक या एक से अधिक वर्णों या फिर अक्षरों के सार्थक समूह है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, किसके, अर्थ के साथ, अर्थ के साथ, मतलब जो अर्थ को साथ में लेके चलता है ना। तो आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से बस इतना ध्यान में रखना है कि जो अर्थ को साथ में लेकर चलता है, जो वर्णों और अक्षरों से मिलकर बना हुआ होता है, वही अपने होते हैं क्या, शब्द। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम बात कर लेते हैं। अब देखो शब्द, तो आप सभी को उदाहरण के माध्यम से भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को उदाहरण के माध्यम से भी पीछे भी बताया था। जैसे कि मैं एक शब्द ले लूँ, मैंने लिया कलम, ठीक है, ये क्या है, ये है शब्द। क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कलम के बारे में कर रहे हैं ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कलम के बारे में। लेकिन अगर इन्हीं को मैं बीच बीच में से हटा देती, ठीक है ना, अगर क को अलग, जैसे क को मैंने अलग लिख दिया, ल को अलग लिखा और म को अलग लिखा, तो ये क्या हो जाते बेटा, ये अपने हो जाते सारे अक्षर। अब अक्षर से कोई अर्थ व्यक्त ही नहीं हो रहा, लेकिन शब्द से हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब अगर इन्हीं अक्षरों को हम तोड़ दें तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वो अपने परिवर्तित हो जाएंगे किसमें, वर्ण में। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम बात कर लेते हैं पद के बारे में। देखो पद, अब पद क्या होते हैं तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब देखो पद शब्दों के सार्थक समूह को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। क्या करते हैं कि जो अर्थ को साथ लेकर चलता है, और अर्थ को साथ लेकर कौन चलते हैं, शब्द लेकर चलते हैं। तो उन्हीं सार्थक शब्दों को, है ना, उन्हीं सार्थक शब्दों के समूह को जब हम किस में प्रयोग कर दे, जब हम उसे वाक्य में प्रयोग कर दे, तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद, है ना, जब उनको क्या कर दिया जाता है, उन्हीं सार्थक शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या, पद कहा जाता है। ठीक है, और पदों का निश्चित अर्थ होता है, मतलब पद जो होते हैं उनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि अगर कोई वाक्य दे दिया है ना, तो उस वाक्य में जो बात होगी, जो वाक्य हम लिखेंगे, तो उसका क्या है, एक निश्चित अर्थ ही रहेगा। ओके, उसके बाद देखो अब हम बात कर लेते हैं वाक्य के बारे में। अब देखो वाक्य, यह है बेटा व्याकरण। अगर हम पहले किसी टॉपिक को चला लेते और हमें यही नहीं पता होता कि व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अगला बेस सही करने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। उसके बाद देखो अब हम बात कर लेते हैं वाक्य के बारे में।
अब देखो वाक्य, वाक्य एक या अधिक शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है और जिसमें एक क्रिया होती है। अब देखो वाक्य क्या कहना चाहता है, वाक्य ये कह रहा है कि भाई तुमने वर्ण पढ़ लिया, तुमने अक्षर पढ़ लिए, तुमने शब्द पढ़ लिए, लेकिन उन सभी को मिलाकर मैं बनाऊं। मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि मैं क्रिया को भी व्यक्त करता हूं, मैं ये भी बताता हूं कि किसके बारे में बात हो रही है और क्यों हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण अर्थ को व्यक्त करते हैं, और जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है वाक्य। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो पूरे अर्थ को व्यक्त करे वही है वाक्य। आप देखो वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती है। ये तो हमने जान लिया कि वाक्य कहा किसे जाता है, लेकिन वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती है तो वो भी हम जान लेते हैं। तो देखो, यह एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। पूर्ण अर्थ को मतलब पूरे अर्थ को, पूरे अर्थ को मतलब जो पूरे अर्थ को व्यक्त करे वो क्या है, वाक्य है। उसके बाद देखो, इसमें एक क्रिया होती है। वाक्य में क्या होती है, वाक्य में जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य में क्या होती है, क्रिया भी होती है। तो ये बातें ध्यान में रखना कि वाक्य पूरे अर्थ को व्यक्त करता है, वाक्य में एक क्रिया भी होती है। इसके साथ ही यह एक या अधिक शब्दों का समूह होता है। क्या होता है, यह एक या अधिक शब्दों का समूह होता है। एक या अधिक शब्दों का समूह होने का मतलब है कि ये पूरे अर्थ को व्यक्त करता है, और पूरे अर्थ को व्यक्त एक शब्द से तो किया नहीं जा सकता। जब एक से अधिक शब्द मिलाए जाते हैं तभी पूरे अर्थ को व्यक्त किया जाता है, और तभी उसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। उसके बाद देखो, यह एक विचार या भावना को व्यक्त करता है। क्या करता है ये बेटा, एक बार रुकना। ये क्या करता है, ये एक विचार और भावना को व्यक्त करता है। और एक विचार और भावना को कैसे व्यक्त करता है, क्योंकि जब हम शब्दों को, एक से अधिक शब्दों को मिलाते हैं और जब हम उसको वाक्य के रूप में पढ़ते हैं तो उसमें क्रिया से लेकर भावना से लेकर सारी चीज़ें मिली हुई होती है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि सीता रो रही है तो रोना क्रिया तो है, लेकिन अगर मैं लिखूं सीता तो सीता में कोई भावना प्रकट नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सीता रो रही है मतलब उसमें भावना छिपी हुई है। इसलिए वाक्य में क्या किया जाता है, वाक्य में भावना को भी क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी को इतना ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जब भी जहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया जाए, जहाँ पे भाव व्यक्त हो, जहाँ पे पूरा अर्थ व्यक्त हो, वही अपना क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सभी को क्या रखनी है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, अब देखो वाक्य, सारी बातें हमने जान ली। अब जो वाक्य है, वाक्य का एक उदाहरण भी मैं तुम्हें दे देती हूँ। उदाहरण तो वैसे तुम्हें काफ़ी दे दिए, लेकिन फिर भी लिख भी देती हूँ मैं तुम्हारे सामने। जैसे कि मैंने एक लिया, कमल वाक्य बेटा थोड़ा नीचे लिख, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, कमल कमल बाजार जाता है। कमल बाजार जाता है। अब ये क्या है, कमल बाजार जाता है। तो देखो इसमें क्या है, बात किसके बारे में की जा रही है, कमल के बारे में। कमल कहाँ पे जा रहा है, कमल बाजार में जा रहा है ना। और जहाँ पे जाता है ये क्या है, ये है अपनी क्रिया। तो देखो इसमें क्या है, अर्थ भी बता रहा है, पूरा अर्थ भी व्यक्त हो रहा है, अर्थ के साथ साथ क्रिया भी बताई जा रही है, भावना भी व्यक्त हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे भावना, क्रिया, पूर्ण अर्थ की बात हो वो अपना क्या होता है, वाक्य होता है। आगे चलते हैं। देखो अब तक हमने जो पढ़ा वो कैसे पता चलेगा,
इसके माध्यम से पता चलेगा। और इसके माध्यम से कैसे पता चलेगा कि बहुत सी अभी तक हमने व्याकरण में जो चीज़ें पढ़ी है और अब तक हम स्टार्ट से लेकर जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या, ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। इसलिए बेटा गौर कर लेना, ध्यान दे लेना, माइंड में जो भी कीड़ा भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देना। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ मिल जाएगी बेटा, लेकिन अगर तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर उस एग्ज़ाम में तुमने पूरा फोकस नहीं दिया तो जितनी तुमने मेहनत की है वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो हमेशा अगर तुमने किसी चीज़ की बहुत अच्छी तैयारी की है और अगर उसमें तुम्हें कोई बाधा आ रही है, तुम्हारा मन भटक रहा है, तो उसको बेटा कंट्रोल करो। क्योंकि एक बार अगर तुमने खुद पे कंट्रोल कर लिया ना तो बेटा तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों की भी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि अपना बच्चा इतना अच्छा करे कि जब समाज के सामने हम जाए तो हमें एक अलग ही होता मिले। और वो कब मिलता है, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम फालतू की चीज़ों से दूर रहते हैं और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान रखते हैं। तो बेटा देखो, मैं आप सभी को बहुत ही जितना आसान कोई चीज़ हो सकती है उसी प्रकार में जितना हो सके उतने आसान तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो मैं तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं जाने वाला। इसलिए अगर तुम विद्यार्थियों ने मेरी क्लास ले ली तो इसके बाद तुम्हें कोई क्लास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जितना मैटर हो सकता है वो सारा मैं तुम्हें दे रही हूँ। और अगर तुमने यहाँ पढ़ लिया, अगर तुमने शिक्षा जगत अकेडमी में क्लास ले ली, अगर ऐप को शिक्षा जगत अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लिया तो बेटा तुम्हें किसी भी ऐप पे क्लास लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो अब हम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे बात कर लेते हैं। इस पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। अब देखो क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। और बेटा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताओ भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। तो देखो भाषा की सबसे छोटी मौखिक मतलब जो बोलकर व्यक्त की जाती है। कैसे व्यक्त की जाती है, जो बोलकर व्यक्त की जाती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो जो बोलकर व्यक्त की जाती है भाषा की वो सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि। ठीक है। उसके बाद देखो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब देखो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, वर्ण। किसको माना जाता है, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। लेकिन देखो तुम विद्यार्थी ये भी तो कह सकते हो ना कि मैम एक बात बताओ, ध्वनि और वर्ण अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो बेटा एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लिखित और मौखिक। क्योंकि कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछा जाता है ना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो वो क्या करता है, वो टेक देता है वर्ण। क्या टेकता है, वर्ण। सोचता है वाह मैंने क्वेश्चन का आंसर सही किया। लेकिन बेटा जब घर आते हो तब पता चलता है, जब कॉपी में चेक करते हो तब पता चलता है कि बेटा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्ण नहीं है, ध्वनि है। इसलिए शब्दों को पकड़ो बेटा, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद तुम उसका आंसर दो। तो आप सभी को अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है तो वो ध्वनि है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है तो वो अपने क्या है, वर्ण है ना। क्योंकि ध्वनि को हम बोलकर व्यक्त करते हैं इसलिए वो भाषा की मौखिक और सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण को हम लिखकर व्यक्त करते हैं, इसका मतलब है कि वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ठीक है ना। तो ये बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई है। अब देखो यहां तक तो बात हो गई, लेकिन एग्जामिनर है भाई, है ना। और देखो अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना तो हम सबसे बड़ा भगवान किसको मानते हैं, जो पेपर बनाता है। क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ होता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते। अगर वो बीबी से लड़ के आएगा या किसी से झगड़ा करके आएगा
तो वो ऑब्वियसली घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाएगा और आता है हमें क्वेश्चन का आंसर, लेकिन समझ की कमी हो जाती है, इसलिए हमें हर तरीके से क्वेश्चन को समझना चाहिए। अब देखो इसने क्या पूछा है कि भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई है, और अगर तुमसे पूछा जाए कि भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई कौन सी है, तो वो भी अपनी क्या होगी, वो भी अपनी होगी वर्ण, है ना, या फिर साथ के साथ ध्वनि, दोनों भी साथ में आ सकते हैं, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। कंफ्यूज मत होना, अगर वर्ण और ध्वनि जैसे ए बी सी, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया जाए तुम्हें ना ए बी सी और डी, ठीक है, एक में दे दिया शब्द, दूसरे में दे दिया ध्वनि या वर्ण, तीसरे में दे दिया वाक्य, चौथे में दे दिया अक्षर। अब तुम सोचो कि जब तुमसे पूछा जाए कि भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई कौन सी है, तो तुम सोचो यार ध्वनि तो मौखिक इकाई थी, है ना, और वर्ण क्या था, लिखित इकाई थी, लेकिन अब क्या करें, साले दोनों ही साथ में आ गए। तो बेटा घबराने की बात नहीं है, तुम्हें सीधे सीधे बिना सोचे तुम्हें क्या करना है, ये टिक कर देना है। क्या करना है, क्या करना है आपको, ये आपको टिक कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि ये जो है अपना क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो ध्वनि और वर्ण की एक चीज हो रहा है कि जब आदि मानव का समय था तो हम चीजों को बोलकर व्यक्त करते थे, और जब अब आधुनिक समय आया तो हम उन चीजों को लिखकर भी व्यक्त करने लग गए, ठीक है ना, पत्रों के माध्यम से, है ना, पत्रों पे लिख लिख के व्यक्त करते थे। तो पहले क्या है, पहले बोलना आया फिर लिखना आया, है ना। अब उसके बाद देखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, तो अब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, या पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है ना, या तो ये पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भी शब्द होगी। और अगर तुमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्या पूछी जाए, सार्थक, सार्थक का मतलब जो अर्थ को साथ लेकर चलती है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो भी बेटा कंफ्यूज नहीं होना, तो भी उसका राइट आंसर क्या होगा, शब्द, है ना। तो ध्यान में रखना है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, या फिर अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो क्या है, वो है शब्द, ठीक है। उसके बाद देखो अर्थ के आधार पर भाषा के प्रकार, क्या, अर्थ के आधार पर भाषा के प्रकार, अर्थ के आधार पर भाषा के प्रकार का मतलब है कि जो अर्थ को व्यक्त करता हो, है ना, और अर्थ को व्यक्त कौन करता है, देखो अर्थ को व्यक्त करते हैं एक तो शब्द और वाक्य, वर्ण भी अर्थ को व्यक्त नहीं करते, अक्षर भी अर्थ को व्यक्त नहीं करते, और जो अर्थ को व्यक्त करते हैं तो अर्थ को व्यक्त करने के आधार पर क्या है, भाषा के दो भेद है। उसके देखो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, मतलब जो भाषा के पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है, क्या करता है, जो भाषा के पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वाक्य, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, एक तो भाव या भावार्थ के आधार पर जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, वाक्य। और अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण इकाई कौन सी है जो पूरी अर्थ को व्यक्त करती है, तो वो अपना क्या है, वाक्य, ठीक है। तो ये सारी बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है। आज व्याकरण से संबंधित जितना भी अपना बेसिक था वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो व्याकरण में जितना हमें जानना चाहिए था वो व्याकरण के बारे में आज हमने जान लिया। कल हम बात करेंगे व्याकरण का जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ण विचार के साथ। धन्यवाद।